Good morning, students and my dear friends. Today is 16th of February 2023, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform और इसी Telegram channel पर हम डेली बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी अपलोड करते हैं। इसके अलावा Telegram चैनल पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की PDF भी अपलोड होती है। आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। थॉट ऑफ द डे इज स्टिक टू योर ट्रू नॉर्थ, बिल्ड ग्रेटनेस for the long term. And these are the Mint newspaper headlines, important news headlines, and these are business standard important news headlines. And in today's discussion we are going to cover approximately 12 news headlines, 12 news articles from Mint and business standard. So let us start with article number 1 that is given on page number 2 of Mint paper. More pan masala disclosures but no tax based on capacity. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि जो पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें जीएसटी इम्पोजिशन को लेकर के एक बहुत लंबे टाइम से एक इशू चलता चला आ रहा था। इशू क्या था कि जो पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो अपनी क्वांटिटी या अपना जो डिस्क्लोजर है क्वांटिटी इतनी मैन्युफैक्चर कर रही हैं उसको प्रॉपरली नहीं करती इन ऑर्डर टू अवॉइड द जीएसटी टैक्स। तो बेसिकली पान मसाला जो कंपनीज़ हैं, जो गुटखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनमें जो जीएसटी लगता है वो उनकी क्वांटिटी जो वो प्रोड्यूस करती हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है। और कई सारी प्रैक्टिसेस के बाद ये पता चला था, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिस्क्लोजर में आया था कि जो पान मसाला कंपनी है वो जो एक्चुअली प्रोडक्शन कर रही हैं उससे कम अमाउंट में प्रोडक्शन दिखाती हैं ऑन टैक्स पोर्टल, जिसकी वजह से उनको कम जीएसटी पे करना पड़ता है। और इसीलिए काफ़ी टाइम से ये मांग चली आ रही थी कि जो पान मसाला कंपनी है उनकी क्वांटिटी पर या क्वांटिटी बेस्ड जीएसटी उन पर ना लगा करके उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उन पर जीएसटी लगाया जाए। और इसके लिए एक मिनिस्ट्रियल पैनल भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जो जीएसटी काउंसिल ने अपॉइंट किया था। और ये जो कमेटी थी बेसिकली ये उड़ीसा के जो मिनिस्टर हैं वो चेयर कर रहे थे और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और जो अपकमिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है सैटरडे को, उसमें प्रॉबेबली उस मीटिंग के जितने भी जो रिकमेंडेशन हैं वो डिस्कस हो सकते हैं। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन है उसमें मिनिस्ट्रियल पैनल ने ये बोला है कि जो जीएसटी काउंसिल प्रॉबेबली इस बात को आइडेंटिफाई करे या इस बात को इंश्योर करे कि जो पान मसाला और गुटखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो डिस्क्लोजर करें, प्रॉपर डिस्क्लोजर करें अपनी क्वांटिटी का, रादर देन उन पर हम कैपेसिटी बेस्ड टैक्स इंपोज करें। तो बेसिकली इस मिनिस्ट्रियल पैनल ने कैपेसिटी बेस्ड जो टैक्स है इंपोज करने का उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया या उस प्रपोजल को रिकमेंड नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेटर डिस्क्लोजर। जो पान मसाला है गुटखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिस्क्लोजर ज़्यादा करें, जीएसटी काउंसिल इस बात को इंश्योर करे रादर देन उन पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्स लगाया जाए। अब चूंकि अगर कंपनीज प्रॉपर डिस्क्लोजर करेंगी अपने अमाउंट का जितना वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो उस हिसाब से उन पर प्रॉपरली टैक्स लगाया जाएगा। जो टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस हैं वो रोकी जा सकेंगी एज पर द टैक्स ऑफिशियल, क्योंकि कमेटी के जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी उसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी बेस्ड टैक्स जो प्रपोज किया जा रहा है ऑन दिस पान मसाला डिस्क्लोजर कंपनी, ये बेसिकली जो जीएसटी के जो जीएसटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे कंपेटेबल नहीं है। तो बेसिकली अनकम्पेटेबल या एक कुछ नए प्रिंसिपल लाने से या कुछ नए प्रोविजन लाने से बेटर है कि आप कंपनीज़ को ये इंश्योर करें कि वो प्रॉपर डिस्क्लोजर करें अपने अमाउंट पे, वो कितना अमाउंट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, इंस्टेड ऑफ आप उन पर कैपेसिटी बेस्ड जीएसटी टैक्स लगाएं। तो ये बेसिक रिकमेंडेशन है कमेटी की। प्रोबेबली सैटरडे की मीटिंग में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें हम इसको और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर। स्लो डाउन ड्रैग्स डाउन जैन एक्सपोर्ट बाई 6%। तो इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है यानी जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो लगातार दूसरे मंथ में डिक्लाइन हुआ है। जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली 6% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एंड दिस इज द थर्ड डिक्लाइन इन द करंट फिस्कल ईयर। एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो रहा है तो डेफिनेटली कोई रीज़न होगा। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जिस तरीके से यूएस और यूरोप और वेस्टर्न इकोनॉमी में रिसेशन की कंडीशन चल रही हैं उसको देखते हुए जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसकी डिमांड कम है। मार्केट में जो इकोनॉमीज़ हैं जो बेसिकली इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वो रिसेशन की कंडीशन में, रिसेशन है तो वहाँ डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है। ये लगातार सेकेंड स्ट्रेट मंथ में देखने को मिला और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में दिस इज द थर्ड डिक्लाइन। ये तो बात रही एक्सपोर्ट की। अगर हम इंपोर्ट को देखें तो इंपोर्ट में भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला लगातार दूसरे महीने। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो कूल डाउन हो रहे हैं जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो डाउन हो रहा है।
तो बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन का जो रीज़न है वो डिमांड डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी कंडीशन। इंपोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है उसका रीज़न है कि कमोडिटी जो प्राइसेस हैं वो ईज डाउन हो रहे, जो कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी टाइम से एलिवेटेड थे, महंगाई चल रही थी, अब उनमें थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी थोड़ा बहुत नैरो डाउन हो रहा है, नैरो टू द लोवेस्ट इन ईयर। तो अभी जो फिलहाल के लिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस पर्टिकुलर जनवरी मंथ में इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो की सेक्टर्स हैं जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट वाले की सेक्टर्स हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, कॉटन यार्न्स, मैन मेड यार्न्स, कार्पेट, कॉफ़ी, प्लास्टिक, इन सारे सेक्टर में डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिला है। इन सारे सेक्टर के एक्सपोर्ट में डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिला है जनवरी में, और उसका सीधा रीज़न रिसेशनरी आउटलुक एंड elevated inflation in advanced economy that is actually denting the demand। और अगर इस पूरे अभी तक के फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल ग्रोथ बात करें एक्सपोर्ट की तो अप्रॉक्सीमेटली 70.33% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है सर्विस सेक्टर। जो मर्केंटाइज जो गुड्स हैं उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और अपने हिस्टोरिकली हाई रेट पर पहुंच गया, अबव देन 30% ग्रोथ रेट यू कैन सी इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट। तो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ये ओवरऑल ग्रोथ एक्सपोर्ट है वो 17.33% है इस फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि अगर हम कॉमर्स सेक्रेटरी की बात है तो उनका ये कहना है कि स्टिल वी आर ऑप्टिमिस्टिक। उनको ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो थोड़ा सा सबसाइड होंगे, थोड़ा सा डिक्लाइन होंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ मोमेंटम जो है इंडिया के एक्सपोर्ट में हमें आगे देखने को मिलेगा। So this is the demand slump because of the recessionary outlook and elevated inflation in advanced economies just like USA, UK and other western economies। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट कितना डिक्लाइन हो रहा है, टोटल ट्रेड बैलेंस कितना है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। 20 बैंक्स ओपन वॉच थ्रू अकाउंट टू सेटल द फॉरेन ट्रेड इन रुपीज। तो इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने को प्रमोट कर रहा है, और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली जो 20 बैंक्स हैं उन्होंने स्पेशल रुपी वॉच थ्रू अकाउंट खोले हैं इंडिया के बैंक में, जो कि लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वॉच थ्रू अकाउंट लॉन्च किया था। और उसका सीधा पर्पस क्या है? सीधा पर्पस ये है दे वांट टू हैव द सेटलमेंट इन इंडियन रुपी। तो जो रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, बेसिकली रशिया के लिए ये लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसको अदर कंट्रीज़ भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और कुछ एक्सपोर्टर्स जो हैं वो उन्होंने सेटलमेंट रिसीव भी कर लिए हैं इन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मीन्स इंडियन INR में। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये नया इनिशिएटिव है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो, बट इन स्पाइट ऑफ दीज चैलेंजेस कुछ केसेस में जो बैंक्स हैं उन्होंने रुपी सेटलमेंट स्टार्ट भी कर दिया है। कुछ जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने सेटलमेंट इंडियन रुपी में रिसीव भी किए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। अभी तो रशिया के साथ हमारा ट्रेड बूस्ट हो रहा है, इसके अलावा जो अदर US सैंक्शन इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पर USA ने और वेस्टर्न इकोनॉमी ने सैंक्शन लगा रखा है, उनसे भी हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस रुपी सेटलमेंट सिस्टम। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो शिपमेंट है वो रशिया से अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म। सो अगर ये रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रॉपरली फंक्शनल हो जाता है तो इंडिया का जो ट्रेड है वो रशिया से अनदर $5 बिलियन इंक्रीज हो सकता है। और सिर्फ रशिया से ही नहीं, ऐसे सारे कंट्रीज़ जहाँ पर US का सेंक्शन लगा है वो सारे कंट्रीज़ इंडिया से अपना ट्रेड इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म। आप देख लेते हैं मिंट की कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। न्यू border safety steps ₹4,800 फॉर वाइब्रेंट विलेजेस। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4,800 करोड़ का फंड आउटले अप्रूव किया, और इसके थ्रू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा, जिसके तहत 4 स्टेट्स जो है वो कवर कर 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो कवर होंगी फॉर 2 years, फाइनेंशियल ईयर 23 टू फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर के 26 तक 4 स्टेट्स और यूटीज़ को कवर किया जाएगा, उनके कई सारे विलेजेस को कवर किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2,966 विलेज जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत आएंगे। बेसिकली ये ऐसे विलेज है जिनका बॉर्डर जो है वो चाइना से शेयर होता है या चाइना से एडजॉइनिंग है ऐसे विलेजेस। तो
इन विलेजेस में बेसिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाई है, स्पेशली फॉर स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी, और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 4,800 करोड़ का फंड आउटले कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वेडनेसडे को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NHAI में मिस रोड टारगेट बाय अ वाइड मार्जिन। सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट दिया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, वो प्रॉबली मिस हो सकता है, और मिस ऐसे ही नहीं, बहुत लार्ज मार्जिन से या वाइड मार्जिन से वो मिस हो सकता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट का टॉप एजेंडा बना हुआ था लास्ट ईयर और इस ईयर में भी, उसको अगर हम देखें तो उसमें बहुत बड़ा हिकअप हो गया, बहुत बड़ा सेटबैक होगा गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो बहुत बैडली स्लिप कर रही है बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट, एम्बिशियस टारगेट रखा गया था, और जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 10,000 किलोमीटर की भी रोड अभी नहीं बना पाया है। सो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो ये बात निश्चित है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अपना रोड का टारगेट मिस करेगा, और इसकी वजह से जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उस पर और ज़्यादा बर्डन देखने को मिल सकता है, अगर उसके लिए गवर्नमेंट किसी भी तरह के रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट रखती है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ट्रेड डेफिसिट हिट्स 1 ईयर लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने मिंट के एनालिसिस में डिस्कस किया कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। इस ईयर में अप्रॉक्सीमेटली $17.75 बिलियन का ट्रेड एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। रीजन बिहाइंड, दोनों ही केस में एक्सपोर्ट भी हमारा डिक्लाइन हो रहा है, हमारा इंपोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव मंथ में हो रहा है। इसका रीजन एक्सटर्नल डिमांड जो है वो टेपिड हो रही है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी विंड, और इसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो भी डिक्लाइन कर रहे हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में भी बताया कि गोल्ड इंपोर्ट जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो जो इंपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है उसका रीजन कूलिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड रिडक्शन इन गोल्ड इंपोर्ट, इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है। और एक्सपोर्ट जो है वो एक्सटर्नल डिमांड जो टेपिड है, जो एक्सटर्नल डिमांड डेंटअप है, उसकी वजह से हो रहा है। जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो 6.5% तक डिक्लाइन हुआ है बेस्ड ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन, और जो इंपोर्ट है वो 3.6% का डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू ईयर बेसिस, और डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 50.66 बिलियन रहा। और कई सारे फैक्टर का कॉम्बिनेशन है ये जो ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। जो ट्रेड डेफिसिट नैरो डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नॉन इसेंशियल जो इंपोर्ट है उसको कब करने की, वीक डोमेस्टिक डिमांड है, कमोडिटी प्राइसेस में जो ईज आउट देखने को मिल रहा है, ये कई सारे रीज़न की वजह से हमें ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और जिसका इंपैक्ट हमारे ट्रेड डेफिसिट पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो दिस इज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इंडियाज मर्केंटाइज ट्रेड। This blue line indicate import, this black line indicate the export. You can just have the glimpse of it, and this is the trade balance, approximately 17.75 का ट्रेड डेफिसिट है। माइनस में है, इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट। अगर ये प्लस होता तो इसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। और हालांकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है दिस इज द ग्लोबल स्लो डाउन, और पॉसिबल रिसेशन की कंडीशन की वजह से इंडिया का जो ट्रेड है वो चैलेंजिंग बना हुआ है। एक्सपोर्टर्स जो है आगे आने वाले टाइम में वो स्लो डाउन का इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। इट वॉज एंटिसिपेटेड, जो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रिसेशनरी सिचुएशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। Banks may recover close to ₹15K crore from सेराई resolution. So finally सेराई का जो बैंक करप्सी की प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें वोटिंग हो गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम लेंडर्स हैं उन्होंने वोट किया है इस फेवर में कि जो कंपनी है उसको सेल कर दिया जाए। किसको? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको NARCL के बारे में पता होगा। हमने इसके इंसेप्शन से लेकर के इसके लॉन्च तक या इसके ऑर्गेनाइजेशन तक की सारी न्यूज़ को हमेशा कवर किया है। तो बेसिकली जो सेराई का ग्रुप का रेजोल्यूशन की प्रोसेस चल रही थी, बैंक करप्सी की प्रोसेस चल रही थी, उसमें लेंडर्स ने वोट किया कि इस कंपनी को NARCL को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सेल कर दिया जाए, जिसको हम बैड बैंक्स
पैड बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या गवर्नमेंट बैंक से नाम से भी जानते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस बैंक हैं जिनका लोन है इस पर्टिकुलर ग्रुप में सिराई में, वो अप्रॉक्सीमेटली 45% तक अपना जो लॉस है उसको रिकवर कर सकते हैं। यानी 100%, अगर 100 रुपये लोन दिया तो उसमें केवल और केवल 45 रुपये ही रिकवर हो रहे हैं बाय दिस रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जो NARCL पे करेगा, जो बैंक्स को अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ पे करेगा बैंक NARCL बैंक्स को, जो लेंडर्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। और जो क्लेम है वो अप्रॉक्सीमेटली 32,750 करोड़ का क्लेम है। तो 32,750 करोड़ में जो बैंक्स को की जो रिकवरी है वो केवल और केवल 15,000 करोड़ की है। वी ऑल नो दैट NARCL इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, have majority into this particular asset reconstruction company, और अप्रॉक्सीमेटली 89% जो लेंडर्स हैं सिराई ग्रुप के, उन्होंने वोट किया है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को, सिराई को जो है वो NARCL को सेल कर दिया जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ जो है वो कैश में दिए जाएंगे, और जो अनदर 3,500 करोड़ है उनका ईयरली इंस्टॉलमेंट में 5 ईयर्स तक पेमेंट होगा। और जो रिमेनिंग 8,000 करोड़ है वो ऑप्शनल है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, दैट विल बी पेड टू बैंक्स बेस्ड ऑन द रिकवरी एंड बैंकर्स एज पर द बैंकर्स। तो NARCL की पूरी स्ट्रैटेजी है 3,000 करोड़ पहले कैश में, 3,500 करोड़ जो है वो इंस्टॉलमेंट में, और जो रिमेनिंग 8,000 करोड़ हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर के फॉर्म में हैं। अगर चाहें बैंक्स तो वो इस पर्टिकुलर ग्रुप में कन्वर्टेबल डिबेंचर के फॉर्म में ले सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन द रिकवरी कि NARCL कितनी रिकवरी कर पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेटलिंग द ड्यूज। तो दीज आर द की पॉइंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट मे स्लैश फ्यूल मेज टैक्स टू कूल इन्फ्लेशन। जनवरी के मंथ में जो CPI इन्फ्लेशन है वो RBI की टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा आई है और पिछले 3 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो कुछ आइटम्स पर, कुछ कमोडिटीज़ पर टैक्स रिड्यूस करने के प्लान को, प्रपोजल को कंसीडर कर रही है, जैसे कि मेज़ और फ्यूल। तो मेज़ और फ्यूल के प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट जो है वो इस बात को कंसीडर कर रही है कि कुछ टैक्स जो है वो रिड्यूस किया जाए, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके, स्पेशली जो रिटेल इन्फ्लेशन है। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक ने ये रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को कि कुछ आइटम्स पर टैक्स कम करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मोर स्पेसिफिकली रिटेल इन्फ्लेशन। हालांकि अभी इस बात पर जो डिसीजन है वो अभी हुआ नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फरवरी का जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा, CPI इन्फ्लेशन का, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा, उस को देखने के बाद प्रॉबेबली इस पर्टिकुलर प्रपोजल पर गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। और हम सभी जानते हैं कि जो एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 6.52% तक पहुंच गई है जनवरी में, इन कंपैरिजन टू दिसंबर में कितनी थी 5.72 से इंक्रीज होकर के 6.52% तक इन्फ्लेशन आई है एज पर द रिसेंट पब्लिश डेटा। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कमोडिटी रही है दैट इज़ फूड इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस ऑफ जो मिल्क बढ़े हैं, मेज़ के जो प्राइस बढ़े हैं, सोया ऑयल के जो प्राइस बढ़े हैं, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो हमें CPI में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ये भी यही कमोडिटीज़, चाहे वो सोया ऑयल हो, चाहे वो मेज़ हो, चाहे वो मिल्क हो, और चाहे वो पाम ऑयल हो, जो कि इंडोनेशिया की वजह से और भी ज़्यादा शूट अप करने वाला है, उसको देखते हुए इन्फ्लेशन जो वरीज है वो भी नियर टर्म में बनी हुई है। और इसी वजह से सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को बोला है कि कुछ ऐसे फूड कमोडिटीज़ जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उन पर टैक्स रिड्यूस करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन। सो प्रॉबेबली गवर्नमेंट में थिंक ऑफ कटिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन प्रोडक्ट लाइक मेज़, जिसपे अप्रॉक्सीमेटली 60% बेसिक ड्यूटी अट्रैक्ट होती है। इसके अलावा फ्यूल पर भी जो गवर्नमेंट है वो कुछ टैक्स रिड्यूस कर सकती है सिंपली इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हालांकि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से कोई रिस्पॉन्स या कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। रशिया इंपोर्ट्स अप 384% in April and January. So India's import from Russia have jumped approximately 384%, approximately $37.31 billion का इंडिया ने इंपोर्ट किया है रशिया से अप्रैल और जनवरी के पीरियड में, यानी इस फिस्कल ईयर के अप्रैल से लेकर के जनवरी तक। अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो पूरा ही फाइनेंशियल ईयर होगा, केवल 2 ही मंथ रह गए हैं। तो 37.31 बिलियन डॉलर का इंडिया ने इंपोर्ट किया है। और उसका रीज़न, ये सडन इंक्रीज हमें क्यों देखने को मिला? 384% का इंक्रीज हुआ है इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम रशिया डेटा में।
सीधा सीधा रीज़न क्रूड ऑयल, जिस तरीके से रशिया जो है इंडिया का क्रूड ऑयल, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है, उसकी वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। कल या परसों के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस भी किया था कि 21.3% जो इंडिया का टोटल क्रूड ऑयल है वो रशिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट है इंडिया का, उसमें 21.3% जो है वो केवल और केवल रशिया का है। और 2022 में रशिया वॉज इंडियाज 18th लार्जेस्ट इंपोर्टिंग पार्टनर, जो अप्रॉक्सीमेटली $9.86 बिलियन तक टोटल इंपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता था। लेकिन अब जो रशिया है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स बन चुका है, केवल 10 मंथ के पीरियड के अकॉर्डिंग। करंट फिस्कल ईयर के 10 महीने का अगर पीरियड लगे तो उसके अकॉर्डिंग जो रशिया है 4th लार्जेस्ट, 18 से 18 पॉइंट से इंक्रीज होकर के 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रशिया बन चुका है इंडिया का। और इसका रीज़न क्रूड ऑयल इंपोर्ट और जिस तरीके से रुपी सेटलमेंट ट्रेड मैकेनिज्म ऑपरेशनलाइज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया और रशिया के ट्रेड रिलेशन पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रेंथनिंग इंपोर्टिंग टाइज। इंपोर्ट हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिलियन, और इंक्रीज कितना हुआ है तो चाइना से 9.9% का इंक्रीज, यूएई से 23.5% का इंक्रीज, और यूएस से 25% का इंक्रीज, और रशिया से 384% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एसबीआई रेजेस एमसीएलआर बाई 10 BPS, इंक्रीज द डिपॉजिट रेट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है या गवर्नमेंट या स्टेट ओन्ड लेंडर है, उसने एमसीएलआर स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, उसको 10 BPS से इंक्रीज कर दिया, जो कि 15 जनवरी से इफेक्टिव हो जाएगा। और इसकी इंटरेस्ट रेट, जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट हैं वो भी इंक्रीज होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, जो रिजर्व बैंक जो सेबी है उसने डिपॉजिट रेट, जो सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट रेट्स हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया है। तो एज पर द एसबीआई वेबसाइट, जो करंट जो ओवरनाइट एमसीएलआर है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.95% है। तो जो बहुत सारे लोन्स हैं वो कॉस्टली भी हो जाएंगे, हालांकि कहीं ना कहीं डिपॉजिट रेट भी सेबी ने इंक्रीज किया है। तो डिपॉजिट रेट जो 2 करोड़ और से ऊपर है उन पर 25 से 50 BPS का इंक्रीज किया है, जो कि डेफिनेटली 15 फरवरी से इसमें जो इफेक्टिव हो जाएंगे। अब देख लें, और जब डेफिनेटली अगर एसबीआई ने किया है तो अब हमें ये जो अदर बैंक्स हैं, चाहे वो पीएनबी हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, हम सब में हमें आगे सब में ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी हम न्यूज़ कवर भी करेंगे कि अदर बैंक्स ने भी अपने लेंडिंग रेट्स और डिपॉजिट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बैंक एक्टर्स लाइकली टू री एंटर डिजिटल लेंडिंग डिस्पाइट गवर्नमेंट बैन, सेज एक्सपर्ट। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो ऑनलाइन लेंडिंग एप्लीकेशन से, बल्क ऑनलाइन लेंडिंग एप्लीकेशन, उनको ब्लॉक कर दिया था। किस लिए ब्लॉक किया था? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है ऑनलाइन लेंडिंग को लेकर के उनको कंप्लाई नहीं किया था। तो बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस, बल्क ऑफ ऑनलाइन लेंडिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन बैन। बट एक्सपर्ट का कहना है कि जो गेम है वो यहीं ख़त्म नहीं हो रहा। जो बैड एक्टर्स हैं, जो ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये दोबारा से डिजिटल लेंडिंग स्पेस में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में कुछ ऐसे लैकनेस है, ऐसे कुछ लैकुना है जिसकी वजह से एंट्री लेवल पे जो चेकिंग होती है वो उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, उतने डिलीजेंस नॉर्म नहीं है एप्लीकेशन के लिए फॉर एंटरिंग इनटू डिजिटल लेंडिंग स्पेस अगेन, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है, एक्सपर्ट का कहना है कि किसी और फॉर्मेट में जो ये बैंड एप्लीकेशंस हैं ये दोबारा से डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर या डिजिटल लेंडिंग स्पेस पर एंट्री कर सकते हैं। लास्ट ईयर आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 600 लेंडिंग एप्लीकेशन को, 600 ऑनलाइन लेंडिंग एप्लीकेशन को बैन किया था, जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे। और अप्रॉक्सीमेटली 2116 करोड़ का जो टोटल मनी है ऑपरेट हो रहा था बाय दिस इलीगल ऐप। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने भी अप्रॉक्सीमेटली 1148 करोड़ के जो असेट्स हैं वो सीज किए थे इन्हीं ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बाद। इसके बाद इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि देयर आर सो मैनी लैकुना, देयर आर सो मैनी लीक्स इन द एंट्री चेकअप प्रोसेस, तो प्रोबेबली ये दोबारा से री एंटर कर सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ओवरसीज एलआरएस स्पेंड्स मे एडवांस बिफोर टैक्स ट्वीट। तो एक्सपर्ट जो है उनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली हमें जो ओवरसीज रेमिटेंसेस हैं उनमें सडन इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस स्कीम है, उसके थ्रू अभी हमें अपकमिंग टाइम में जो रेमिटेंसेस हैं, ओवरसीज जो रेमिटेंसेस हैं, उसमें सडन इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड दिस कम्स एज इंडिविजुअल सीक्स टू सेंड फंड अब्रॉड बिफोर दे रिसीव टैक्स रेट, बिफोर द टैक्स रेट आर एक्चुअली रिवाइज्ड।
तो जुलाई 1 2023 से जो रेमिटेंसेस को लेकर के, स्पेशली जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं उसको लेकर के टैक्स रिवीजन होने वाला है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंक्रीज करेगी। तो ऐसा कहा जा रहा है उस टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस है उसमें हमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा जुलाई के पीरियड तक। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल टैक्स अवॉइड करना चाहेंगे तो जो अपने मैक्सिमम रेमिटेंसेस हैं, बड़े अमाउंट के रेमिटेंसेस, वो इस पीरियड के पहले कर देंगे। क्योंकि रिसेंटली जो बजट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन को बूस्ट करने के लिए, जो बेसिकली TCS टैक्स कलेक्शन उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन रेमिटेंसेस पर 5% से इंक्रीज करके 20% टैक्स कर दिया। एंड इट्स अ ह्यूज इंक्रीज इन टैक्स। और इसी टैक्स को अवॉइड करने के लिए, इसी टैक्स से बचने के लिए जो फॉरनर्स हैं जो इंडिया से बाहर भेजते हैं पैसा, वो प्रोबेबली जुलाई से पहले बड़े बड़े अमाउंट सेंड करेंगे। और इसकी वजह से हमें LRS सिस्टम में इन ओवरसीज रेमिटेंसेस में सडन इंक्रीज देखने को मिल सकता है एज पर द experts. So that is all for today, student. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.